हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित यादव और आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल टॉपर बनो में। तो चलिए आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम पढ़ेंगे स्लीपर्स ऑन द ट्रैक्स। जैसा कि आपको पता है कि हम क्लास 9th हिस्ट्री चैप्टर 4 फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कोलोनिज्म चैप्टर को लेकर चल रहे हैं। और उसमें मैंने अब तक 2 लेक्चर भी अपलोड कर दिए हैं, जिसमें मैंने पहला पार्ट जो था उसमें इंट्रोडक्शन और डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, क्यों होता है, इसके बारे में कुछ बताया था। फिर उसके बाद दूसरा लेक्चर था, उसमें हमने बात किया था कि जो फर्स्ट कारण था हमारे इंडिया में डिफॉरेस्टेशन का कारण, लैंड टू बी इम्प्रूव्ड, उसके बारे में पूरा डिटेल डिस्कशन किया था। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेकेंड कारण, जो कारण था कि स्लीपर्स ऑन द ट्रैक। ठीक है, अगर आप ऐसे देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, अगर आप लाइन से देखेंगे, एक सीरीज से देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो अगर आपने पहले वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप जाकर उस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद यहाँ पर आइए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि किस तरह किसान जो है वो लैंड को इम्प्रूव करने में लोग बहुत सारा डिफॉरेस्टेशन किए, बहुत ज़्यादा पेड़ों की कटाई किए और फॉरेस्ट को बर्बाद किए। वहीं जो हमारे कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, हमारे उसमें जो कॉलोनीज़ की गवर्नमेंट थी, उसने भी हमारे फॉरेस्ट को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। अब हम यहाँ पर एक और बहुत ही बड़ा नुकसान देखेंगे, एक और भी बड़ा कारण देखेंगे जिससे हमारे यहाँ बहुत ही भारी मात्रा में डिफॉरेस्टेशन हुआ, और इसका पूरा जो जिम्मा था वो कॉलोनियल गवर्नमेंट ने ही किया था। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो दिया है स्लीपर्स ऑन द ट्रैक। यहाँ पर 2 बातें आती हैं, स्लीपर्स क्या है और ट्रैक्स क्या है। ठीक है, स्लीपर्स क्या है और ट्रैक्स क्या है। यहाँ पर 2 चीज़ आपको दिख रही है, स्लीपर्स ऑन द ट्रैक्स। तो स्लीपर्स और ट्रैक्स क्या है, तो चलिए इसके बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले व्हाट आर द स्लीपर्स। ठीक है, स्लीपर्स क्या होते हैं। तो स्लीपर्स आर द वुडन प्लैंक्स लेड अक्रॉस द रेलवेज ट्रैक्स, दे होल्ड द ट्रैक इन पोजीशन। तो स्लीपर्स कुछ नहीं होती है, यदि आपने रेल से मतलब कि ट्रेन से अगर आपने कभी यात्रा किया होगा, आपने कभी ट्रेन में सफ़र किया होगा, तो आपने देखा होगा कि जो ट्रेन की पटरी होती है, यहाँ पर देखिए जैसे ये ट्रेन की पटरी है, यहाँ पर ये ट्रेन की पटरी है। ठीक है, ये ट्रेन की पटरी है। तो आपने देखा होगा कि जो ट्रेन की पटरी होती है उसके नीचे नीचे ये जो दिख रहे हैं आपको लकड़ी के लगे हुए। इस समय क्या है कि इस समय जो ये स्लीपर्स हैं वो सीमेंट के बनते थे, लेकिन जब अंग्रेज़ों के समय में, जब हमारे यहाँ जो मतलब कि अभी ट्रेन का व्यवस्था जो शुरू ही हो रहा था, तो उस समय क्या होता था कि उस समय जो स्लीपर्स हैं वो वुड के बनते थे। ठीक है, वुडन प्लैंक्स लगे रहते हैं। ये जो लकड़ी का ये दिख रहा है आपको, ये वुड के बने होते थे और यही होते थे स्लीपर्स। अब इनका काम क्या होता था, तो ये ट्रैक को होल्ड करके रखे रहते थे। ट्रैक क्या होता है, जिस पर ये ट्रेन चलती थी, तो यहाँ पर ऐसे ट्रेन इस पर चलती थी, तो ये ट्रैक को होल्ड करके रखे रहते थे और इसमें यहाँ पर इसे कसा रहता, मतलब कि नट बोल्ट लगाकर कसा गया रहता है, जिससे ये मतलब कि ट्रेन इधर उधर ना जाए। ठीक है, ट्रेन आए और सीधे निकल जाए। ठीक है, अगर यही मतलब कि ये आगे पीछे हिलता जुलता, मतलब कि अगर सही से टाइट ना रहता तो क्या होता कि ये ट्रैक्स मतलब कि आगे पीछे होता है तो ट्रेन दुर्घटना भी हो सकता था। ठीक है, तो इससे बहुत ही दिक्कत भी हो सकता था, इसलिए यहाँ पर स्लीपर्स का यूज किया जाता था। ठीक है, अब स्लीपर्स आपको क्लियर हो गया होगा कि स्लीपर्स होते क्या हैं। तो स्लीपर्स एक बार मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ कि जो जो ट्रेन होती है उसके जो ट्रैक्स होते हैं, मतलब कि जो उसकी पटरी होती है उसके नीचे उसे सपोर्ट देने के लिए, उसे मतलब कि एक पोजीशन देने के लिए उसके नीचे लकड़ी का लगाया जाता था, उसी को हम स्लीपर्स कहते हैं। आज के समय में अगर आप जाकर देखेंगे तो ये स्लीपर्स जो हैं वो सीमेंट और बालू वगैरह, पत्थर वगैरह के लगे होते हैं। आज के समय में लकड़ी के नहीं लगे होते, ताकि मतलब कि लकड़ी के लगेंगे तो लकड़ी का आप जान रहे हैं, लकड़ी का लगेगा तो बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट को काटना पड़ेगा, इसलिए आज के समय में सीमेंट से ही से बनाया जाता है। अब आप देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये स्लीपर्स जो है वो स्लीपर्स को किस चीज़ से बनाया जाता था, लकड़ी से बनाया जाता था। और लकड़ी कहाँ से मिलेगा, फॉरेस्ट से। तो किसी भी न किसी तरह जो ये स्लीपर्स का रिलेशन है वो हमारे फॉरेस्ट से ही था। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर कितना ज़्यादा फॉरेस्ट की कटाई हुई होगी ये स्लीपर्स बनाने के लिए, आखिर कितना ज़्यादा स्लीपर्स का यूज पड़ता होगा कि डिफॉरेस्टेशन पूरा में बदल गया, मतलब कितना ज़्यादा पेड़ों की कटाई होने लगी। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर देखिए जो ये ट्रेन होती थी इसमें बहुत सारे स्लीपर्स लगते थे, इसके जो ट्रैक होती थी इसमें बहुत सारे स्लीपर्स लगे थे, अनगिनत स्लीपर्स रहते थे। ठीक है, अनगिनत स्लीपर्स रहते थे, कुछ ही दूरी पर स्लीपर्स लगे रहते थे। और इस स्लीपर्स की संख्या अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि कितने माइल्स में कितने ज़्यादा लगती थी। पहले आप ये देखिए। ठीक है, आफ्टर दी 1815
ट्रेड ऑफ रेलवेज इसेंशियल फॉर कॉलोनियल ट्रेड एंड फॉर द मूवमेंट ऑफ इम्पेरियल ट्रूप्स। ठीक है, यहाँ पर देखिए 1850 के बाद, ठीक है, आपको पता भी होगा कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन भी यही लगभग इसी 19वीं सेंचुरी के मिड में ही आया था। तो पूरा विश्व था उसमें इंडस्ट्रीज वगैरह, नए नए इंडस्ट्रीज, रेलवेज एक्सपेंड हो रही थी, तो वही समय था। ठीक है, तो आफ्टर द 1850, ठीक है, 1850 के बाद रेलवेज हैं वो बहुत ही तेज़ी से फैली। रेलवेज फैली मतलब कि उसके जो ट्रैक हैं, उसके जो पटरी हैं, वो बहुत ही तेज़ी से फैलाए जाने लगे। अब क्यों फैलाए जा रहे थे? ताकि कॉलोनियल ट्रेड को आगे बढ़ाया जा सके। ठीक है, कॉलोनियल ट्रेड मतलब क्या कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री पे जाकर जो अपना व्यापार है वो अच्छे से कर सके। और कॉलोनियल ट्रेड मतलब कि देखिए, मान लीजिए ये पूरा एक कंट्री है, ठीक है, ये एक पूरा कंट्री है, यहाँ पर कोई प्रोडक्शन हो रहा है और इसे हमें यहाँ पर पहुँचाना है, यहाँ समुद्र के किनारे से। जैसे कि मतलब देखिए उस समय जब हमारे यहाँ कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, तो उस समय एकमात्र साधन था वो था कि शिप था। ठीक है, शिप से ही लोग दूसरे कंट्री में जाकर ट्रेड करते थे। वहाँ तब उस समय हेलीकॉप्टर या फिर एरोप्लेन नहीं था कि मतलब कि उड़ के चले जाएंगे और पूरा मतलब कि जो अपना प्रोडक्शन बेचना है या फिर खरीदना है वो ले लेंगे। उस समय केवल एकमात्र जो कह सकते हैं कि ट्रेड का साधन था एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक जाने का, वो केवल वाटर का ही था, वो सी से ही होकर जाता था। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए कहीं कंट्री के बीच में प्रोडक्शन हो रहा है, अब उसे कंट्री के किनारे समुद्र तट पे लाना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या हुआ था कि उसके लिए रेलवे ट्रैक बिछाए जाते थे। अब इस रेलवे ट्रैक्स पर रेलवे चलाई जाती थी और सारा जो प्रोडक्शन था उसे इंपोर्ट करके यहाँ पर शिप के पास लाया जाता था और वहाँ से फिर दूसरे कंट्री में एक्सपोर्ट हो जाता था, या फिर दूसरे कंट्री से जो भी लाना हो रहता था वो इस तरह से काम होता था। ठीक है, तो यहाँ पर जो पूरा मतलब कि सिस्टम था वो शिप और रेलवेज का ही था। ठीक है, तो कॉलोनियल ट्रेड के लिए रेलवेज जो है वो बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल हो गई थी। ठीक है, क्योंकि मान लीजिए अगर हम समुद्र के किनारे से शिप में उसे एक्सपोर्ट करके ले चले जाएंगे, लेकिन समुद्र के किनारे तक ले जाने के लिए हमें कोई ऐसा वाहन जरूर चाहिए जिससे मतलब कि हम वहाँ तक ले जाएं। कि सर पे तो उठा कर ले जाएंगे नहीं, क्योंकि वो भारी होगा, तो इसके लिए हमें ट्रेन की ज़रूरत पड़ी। ठीक है, और फिर मूवमेंट्स ऑफ द इम्पेरियल ट्रूप। ठीक है, अब हमारी सेनाओं, उनकी जो सेना मान लीजिए कि जो उनके सैनिक थे, उनके मूवमेंट्स के लिए भी एक ऐसी साधन की ज़रूरत थी जिसकी वजह से ट्रेन को एक्सपेंड किया गया। ठीक है, तो ट्रेन के एक्सपेंड इसीलिए किया गया था कि कॉलोनियल ट्रेड को बढ़ाया जा सके, इम्पेरियल ट्रूप्स को आगे मतलब कि मतलब कि जाने में, एक कंट्री के छोर से दूसरे कंट्री के छोर तक मतलब कि पहुंचने में आसानी हो। ठीक है, तो इसीलिए रेलवेज एक्सपेंड हुए। अब आप देखिए, अब रेलवेज एक्सपेंड हुए तो उसके लिए क्या चीज़ ज़रूरत था? स्लीपर्स बनाने के लिए, क्योंकि जो ट्रैक्स बिछेंगे उनमें क्या लिखेंगे? स्लीपर्स लगेंगे। तो अब क्या हुआ कि वुड वाज द रिक्वायर्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रेलवेज। रेल के डेवलपमेंट में भी लकड़ियों का ही हाथ था। ठीक है, लकड़ियों का ज़रूरत था, बिना वो लकड़ी के ट्रेन को मतलब कि डेवलप नहीं कर सकते थे। ठीक है, ट्रेन को डेवलप नहीं कर सकते थे, तो लकड़ी का अब ज़रूरत था। अब क्या होगा कि अब क्या करेंगे? वो पेड़ को काटेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं तो क्या होता है। तो वो पेड़ को अपना काटना स्टार्ट करेंगे। चलिए देखते हैं आगे। तो अब देखिए क्या होता है कि वुड जो है यूज्ड एज फ्यूल एंड टू ले रेलवेज लाइन। अब देखिए जो वुड है वो दो तरह से यूज होता था रेलवेज के लिए। ठीक है, दो तरह से लकड़ियों का यूज करते थे। पहला तो फ्यूल में मतलब कि लकड़ियों को जलाकर मतलब कि ट्रेन को चलाते थे, और दूसरा कि उसके रेल लाइन के नीचे बिछाने के लिए स्लीपर्स की तरह से। ठीक है, तो अब देखिए अब दोनों ही आवश्यकता थी। ठीक है, क्यों? क्या चीज़ आवश्यकता थी? मतलब कि ट्रेन को एक्सपेंड भी करना जरूरत था और ट्रेन के लिए वुड का इंतजाम भी करना आवश्यकता था। इसके लिए देखिए, अब देखिए आप सोच रहे होंगे कि आखिर कितना ज़्यादा स्लीपर्स का ज़रूरत पड़ता था कि पूरा डिफॉरेस्टेशन का वो रूप ले लिया। ठीक है, तो मैं आपको एग्जांपल में बता देता हूँ। तो ईच माइल, केवल 1 माइल रेलवे का ट्रैक बिछाने में, ठीक है, 1 माइल मतलब कि लगभग 1 किलोमीटर से कुछ ज़्यादा होता है। ठीक है, 1 माइल तक रेलवेज का ट्रैक बिछाने में लगभग 1760 से, ठीक है, 760 से 2000 स्लीपर्स की ज़रूरत पड़ती थी। अब आप सोच लीजिए कि अगर हमें 10 माइल्स का भी अगर हमें रेलवे ट्रैक बिछाना है तो इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन 10 माइल में तो पूरा हर कंट्री में मतलब कि हर कंट्री की तरफ से पूरा एक्सपोर्ट कर पाएंगे नहीं। इसके लिए बहुत ही ज़्यादा स्लीपर्स की ज़रूरत पड़ती है। अगर मान लीजिए आप एग्जांपल लेके चलिए कि एक पेड़ से अगर आप पाँच स्लीपर्स बना लेते हैं, एक पेड़ से आप 5 स्लीपर बना लेते हैं, तब भी आपको कितना ज़्यादा स्लीपर्स काटने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए क्या है कि 1 माइल तक, मान लीजिए ये 1 माइल का, वैसे 1 माइल है ना, 1 माइल का अगर स्लीपर अगर हमें ट्रैक बचाना है, मतलब कि एक ट्रैक बिछाना हमें रेलवेज के लिए, तो उसमें हमको लगभग 600
2000 से लेके 2000 मैक्सिमम है, लेकिन मिनिमम जो है 1760 1760 स्लीपर्स की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो अब आप सोच सकते हैं कि कितने ज़्यादा पेड़ों की कटाई हुई होगी। ठीक है, वैसे तो आपको लग रहा होगा कि कितना ज़्यादा स्लीपर्स लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 100 इससे ज़्यादा थोड़ी ना लगेंगे किसी 1 किलोमीटर में। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा स्लीपर्स का ज़रूरत पड़ रहा है। अब आप सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा पेड़ों की कटाई हुई होगी, क्योंकि उस समय रेलवेज़ को एक्सपेंड करना भी कॉलोनियल गवर्नमेंट के लिए ज़रूरत था, क्योंकि अगर वो एक्सपेंड नहीं करते तो वो अपना व्यापार अच्छे से बढ़ा नहीं पाते थे। ठीक है, अब देखिए दूसरा इसी में क्या है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रेलवेज नेटवर्क एक्सपेंडेड। देखिए जैसे जैसे, अब ऐसा नहीं है कि मतलब कि रेलवेज एक्सपेंड थोड़ा सा हुआ उसके बाद उसी पे रुक गया, जितना टाइम बढ़ता जाता था उसके साथ साथ ही रेलवेज का नेटवर्क जो है, रेलवेज जो है बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंड होता गया। उसका एग्जांपल देखिए 1890 में। ठीक है, 1890 में जो रेलवेज का ट्रैक हमारे कंट्री में 1890 में रेलवेज का ट्रैक जो था वो 25,500 किलोमीटर का था। लेकिन वहीं 1946 तक जाते जाते, ठीक है, 1946 तक जाते जाते वो 7,65,000 किलोमीटर में बदल गया। अब आप सोच सकते हैं कि कितना सारा स्लीपर्स का ज़रूरत पड़ा होगा। ठीक है, अगर आप देखिए तो केवल हमें 1 माइल्स का ट्रैक बिछाने में ही हमें लगभग 2000 तक का स्लीपर्स का ज़रूरत पड़ रहा है। अब आप सोचिए जब 1890 में 25,500 किलोमीटर का ट्रैक था, उसमें भी बहुत सारे लगे होंगे स्लीपर्स। ठीक है, और एक चीज़ और याद रखिए, 1 माइल्स लगभग 1 किलोमीटर से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा ही होता है। ठीक है, और वहीं 1946 तक जाते जाते वो 7,65,000 किलोमीटर में बदल गया। अब आप सोच सकते हैं कि आखिर कितने ज़्यादा स्लीपर्स की ज़रूरत पड़ी होगी, और स्लीपर्स आएगा कहाँ से, पेड़ों को काट कर। इसकी वजह से बहुत ही तेज़ी से डिफॉरेस्टेशन हुआ। तो आपको ये सारे एग्जाम्पल्स याद रखने हैं, ये सारे वैल्यू याद रखने हैं कि 1 माइल्स में कितने ज़्यादा स्लीपर्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, और उसके बाद आपको याद रखना है कि हमारे इंडिया में मतलब कि 1890 में कितने बड़ा रेलवे ट्रैक था, वहीं कितने सारे स्लीपर्स की आवश्यकता पड़ा। तो ये सब आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि एमसीक्यू अब बहुत ही ज़्यादा आ रहे हैं। ठीक है, अब देखिए ड्यू टू दिस देयर वाज ए ह्यूज डिफॉरेस्टेशन। अब इसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन हुआ। डिफॉरेस्टेशन आप समझ सकते हैं कि जब इतना ज़्यादा स्लीपर्स का ज़रूरत पड़ रहा है, और स्लीपर्स पेड़ों से ही लाएंगे तो पेड़ कहाँ मिलेंगे, जंगल में ही मिलेंगे, तो उन सभी को काट काट के वो स्लीपर्स बनाने लगे। ठीक है, अब केवल यही नहीं था कि केवल स्लीपर्स में ही ज़रूरत था उसका। ठीक है, अभी हम आगे और पढ़ेंगे, लेकिन उसके लिए एक एग्जाम्पल देख लीजिए। एक और एग्जाम्पल है, केवल मद्रास प्रेसिडेंसीज में, तमिलनाडु में। ठीक है, केवल मद्रास प्रेसिडेंसीज में प्रत्येक वर्ष 35,000 ट्रीज काटे जाने लगे। 35,000 ट्रीज केवल मद्रास से काटे जाने लगे। ठीक है, मद्रास प्रेसिडेंसी से केवल 35,000, केवल मद्रास से ही 35,000 पेड़ों को प्रति वर्ष काटा जाने लगा। आप सोच सकते हैं कि अब हमारे इंडिया में, पूरे इंडिया में कितना ज़्यादा पेड़ काटा जाता होगा। ठीक है, अब देखिए इतना ज़्यादा पेड़ काटा जाने लगा। ठीक है, अब उसके बाद इससे ये तो इतना कम ही था, उसके बावजूद और भी कई कारण थे जिससे और उसमें कह सकते हैं बूस्ट हो गया। देखिए और भी स्पीड ले लिया। ठीक है, देखिए वो तीसरा कारण क्या था, तो रोल ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स इन एक्सेलरेटिंग द प्रॉब्लम। अब देखिए इसमें एक चीज़ और समस्या था कि कौन पेड़ों को इतना ज़्यादा पेड़ों को काटे। ठीक है, लेकिन उसका भी सॉल्यूशन मिल गया, और इसमें कॉन्ट्रैक्टर्स मिल गए। ठीक है, जिससे बहुत ही तेज़ी से पेड़ों को कटाई करने लगी। ठीक है, वैसे क्या होता था कि स्लीपर्स की ज़रूरत पड़ती थी, तो मतलब कि उसके लिए मतलब ये सोचते थे कि कौन किसे हम काटने के लिए भेजेंगे, किसी को काटने के लिए भेजेंगे, अब कौन मतलब कि काटे उठेगा। तो इसके में क्या हुआ कि इसमें कॉन्ट्रैक्टर्स भी उन्हें मिल गए, जिसकी वजह से अब कोई सोचना ही नहीं था। अब तो बहुत ही तेज़ी से लोग पेड़ों को काटने लगे। कौन काटना था, कॉलोनियल गवर्नमेंट काटती थी। ठीक है, उसके बाद चौथा कारण वही था कि जो ब्रिटेन की रॉयल नेवी थी, ब्रिटेन रॉयल नेवी आल्सो क्रिएटेड ए प्रॉब्लम ऑफ डिफॉरेस्टेशन इन इंडिया। अब आप सोच रहे होंगे कि ब्रिटेन की आखिर रॉयल नेवी कैसे डिफॉरेस्टेशन मतलब कि डिफॉरेस्टेशन ला सकती है। तो देखिए जिस तरह स्लीपर्स बनाने में, ठीक है, अब उस समय क्या था कि दो ही ट्रांसपोर्ट के सिस्टम थे। ठीक है, एक तो जो रेलवेज वाला सिस्टम था वो वाला, और मान लीजिए जो व्हीकल थे उससे मतलब कि ट्रांसपोर्ट के लिए, प्रोडक्शन ट्रांसपोर्ट के लिए सबसे मेन जो था वो था शिप। ठीक है, शिप की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी। ठीक है, अब शिप को बनाने के लिए भी क्या चीज़ ज़रूरत है, शिप को भी बनाने के लिए लकड़ी की ज़रूरत है। ठीक है, अब लकड़ी कहाँ से आएगा, फॉरेस्ट से। तो हर तरफ से फॉरेस्ट पर ही आता था। ठीक है, चाहे वो रेलवेज बनाना था या फिर शिप बनाना था, हर तरफ से फॉरेस्ट पर ही आता था। अब देखिए
फॉरेस्ट को जो रॉयल की ब्रिटेन की रॉयल नेवी थी, ठीक है, जो ब्रिटेन की रॉयल नेवी थी उसमें भी बहुत ही ज़्यादा लकड़ी का ज़रूरत पड़ता था। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर कितना ज़्यादा वो नाव बनाते थे, ठीक है, कितना ज़्यादा नाव बनाते थे। तो मैं आपको बता दूं कि उस समय सब कुछ ट्रांसपोर्ट करने का केवल एकमात्र ही मतलब कि सिस्टम था, वो था नाव। अब जितना ज़्यादा वो नाव बनाएंगे उतना ही अच्छा उनके रहेगा कि उतना ज़्यादा प्रोडक्शन को उतने ज़्यादा प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर सकें या फिर इंपोर्ट कर सकें, ठीक है। तो इसलिए नाव भी बहुत ही ज़्यादा बनाए जाते थे। अब नाव किससे बनता था? ओक फॉरेस्ट से बनता था। अब देखिए क्या हुआ, बाई अर्ली 19th सेंचुरी ओक फॉरेस्ट इन इंग्लैंड वर डिसअपियरिंग। देखिए 19th सेंचुरी तक, ठीक है, 19th सेंचुरी के शुरुआत तक ही जो ओक फॉरेस्ट है वहाँ पर इंग्लैंड में से ख़त्म हो गए, ठीक है। अब ओक फॉरेस्ट का ज़रूरत पड़ता था नाव बनाने में, ठीक है, शिप बनाने में ओक फॉरेस्ट का ज़रूरत पड़ता था। अब इंग्लैंड में क्या हुआ कि जो ओक फॉरेस्ट है वो ख़त्म होने लगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ख़त्म कैसे होने लगे, तो सारा का सारा काट के वो नाव बना चुके थे, वो पहले से ही नाव बना चुके थे। अब क्या हुआ कि अब उन्हें लकड़ी चाहिए, क्या चीज़ बनाने के लिए? नाव बनाने के लिए। तो अब वो कहाँ पर आए? वो इंडिया में आए, ठीक है। तो देखिए प्रॉब्लम ऑफ टिम्बर सप्लाई फॉर रॉयल नेवी ऑफ ब्रिटेन, ठीक है। अब देखिए अब क्या हुआ कि नेवी रॉयल मतलब कि ब्रिटेन में जो रॉयल नेवी है उसे बनाने के लिए लकड़ियाँ टिम्बर ट्रांसपोर्ट होने लगे, सप्लाई होने लगे, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि मतलब कि वो ना इतना ज़्यादा क्यों बना रहे थे, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो ब्रिटेन का पावर ही था नेवी, ब्रिटेन का जो मेन पावर था वो नेवी ही था। क्यों, कैसे पावर था? क्योंकि ब्रिटेन उसमें इसीलिए प्रसिद्ध हो रहा था क्योंकि वो हर कंट्री से जाके व्यापार करता था, हर कंट्री से मतलब कि जाकर उनसे मतलब कि उनके वहाँ पर जो होता था वो उसे खरीदता था और अपने यहाँ से बेचता था, जिससे मतलब कि जो उसका मेन पावर था, ठीक है, जो इससे वो पैसे अर्न करता था, वो सारा पावर उसका नेवी था। अगर नाव रुक जाए तो उससे मतलब कि जो नाव रुक जाए इससे मतलब कि उसका बहुत ही घाटा हो सकता था, क्योंकि जब वो ट्रांसपोर्ट बिजनेस नहीं करेगा तो उसका बहुत ही ज़्यादा घाटा हो सकता था। इसकी वजह से नाव की से बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी, ठीक है। फिर टिम्बर वाज इसेंशियल रिक्वायर्ड, इसकी वजह से लकड़ी की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि नाव बनाना है तो लकड़ी की ज़रूरत पड़ेगी। सो द सर्च पार्टीज वर सेंट इन इंडिया। इसकी वजह से क्या हुआ कि जो ब्रिटेन था उसने अपने कुछ मेंबर्स को भेजे, अपने मतलब कि जो सर्च पार्टीज थे उनके मेंबर्स को कुछ भेजे कि जाओ इंडिया और वहाँ पर देखो क्या हमें उस ऐसी लकड़ी मिल सकती है जिससे हम नाव बना सके, ठीक है, ऐसी लकड़ी मिल सकती है कि जिससे हम नाव बना सके, ठीक है। तो टू एक्सप्लोर रिसोर्सेज इन इंडिया देन वास्ट क्वालिटी ऑफ टिम्बर वर बीइंग एक्सपोर्टेड, ठीक है। उसके बाद जो पार्टीज भेजी गई थी वो इंडिया में आती हैं और देखती हैं कि मतलब कि इसमें से कैसी मतलब कि लकड़ियाँ अच्छी हैं कि नहीं, अच्छे क्वालिटी की लकड़ी हैं कि नहीं। एक चीज़ और मैं बताता चलता हूँ कि ओक फॉरेस्ट आखिर वो मतलब कि नाव बनाने के लिए ओक फॉरेस्ट का ही, ओक के लकड़ी का ही क्यों यूज़ करते थे? तो ओक की लकड़ी जो होते हैं, वो ओक के पेड़ जो होते हैं वो बहुत ही लंबे लंबे होते हैं और वो हल्के होते हैं, ठीक है, हल्के होते हैं जो पानी में जल्दी डूबते नहीं, इसी वजह से शिप में ओक फॉरेस्ट का ज़्यादा वो यूज़ करते थे, ठीक है। अब वो जब वो जो सर्चर्स थे वो जब इंडिया आते हैं तो उन्हें क्या मिलता है कि बहुत सारे लकड़ी मिलते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो वो जितना भी पाते हैं वो सब कुछ काट कर वो ब्रिटेन एक्सपोर्ट कर देते हैं, ठीक है, वहाँ पर अपने कंट्री में एक्सपोर्ट कर देते हैं ताकि वो नाव बना सके। अब देखिए इससे बहुत ही ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन होता है। एक तो कारण था कि स्लीपर्स, उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर्स आए जो कि उसे और एक्सीलरेट कर दिए, मतलब कि पहले वो सोचते थे कि मतलब कि किस तरह से मतलब कि कौन काटने जाएगा, जिससे अब कॉन्ट्रैक्टर्स मिल गए तो उनको कोई चिंता ही नहीं था, तो वो पूरा काटने लगे। फिर तीसरा कारण आया कि नेवी उसी में आ गई। अब जो मतलब कि स्लीपर्स तो कम ही था, उसके बावजूद जो नाव बनाने के लिए अब टिम्बर की ज़रूरत पड़ती थी, तो इससे डिफॉरेस्टेशन बहुत ही ज़्यादा हुआ। तो ये था हमारा दूसरा कारण, ठीक है। अब हम अगले वीडियो में देखेंगे प्लांटेशन किस तरह डिफॉरेस्टेशन का कारण बना, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।